Welcome to We Learn. This is in continuation to previous session. This is part 2 of the same session. In this session we will talk about SICA and MRTP Act. Right? So SICA is Sikh Industrial Companies Act 1985. तो सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट जो था ये बनाया गया सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज के लिए. द ऑब्जेक्टिव ऑफ Sikh Industrial Companies Act was securing timely detection of Sikh companies. तो Sikh companies को टाइम से ही डिटेक्ट किया जा सके. That was one of the main objective of SICA. Second was speedy determination by a board of experts. यहाँ पर BIFR बोर्ड फॉर इंटरनल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड जो है ये सेटअप किया गया, जो कि डिटरमाइन करता था सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज को. एक्सपीडिशियस एनफोर्समेंट ऑफ द मेजर्स सो डिटरमिन. जो भी मेजर्स लिए जाते सिका के लिए वो टाइमली इन्फोर्स किए जाए. नाउ सिख इंडस्ट्रियल कंपनी क्या है? सिख इंडस्ट्रियल कंपनी ये वो इंडस्ट्रियल कंपनी है जो कि काफ़ी टाइम से लॉसेस इनकर कर रही है. मीन्स विच हैज़ एट द एंड ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर एक्यूमुलेटेड लॉसेस इक्वल टू और एक्सीडिंग इट्स नेट वर्थ. तो जो इसकी नेट वैल्यू है अगर उससे ज़्यादा ही कंपनी के लॉसेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो उस कंपनी को सिख इंडस्ट्रियल कंपनी बोला जाएगा. नाउ सिख इंडस्ट्रियल कंपनी के लिए देयर आर सर्टेन कंडीशंस, तभी हम उसको बोलेंगे कि वो एक सिख इंडस्ट्रियल कंपनी है. फर्स्ट, सिख इंडस्ट्रियल कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड. इट मस्ट बी अ कंपनी एज पर सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956. तो सिख इंडस्ट्रियल कंपनी हम उसको तभी इंडस्ट्रियल कंपनी बोलेंगे जब वो एक कंपनी होगी और 1956 जो कि कंपनीज एक्ट है उसके अंडर रजिस्टर्ड होगी. Second condition is it must be an industrial company. Third is it must have been existence for not less than 5 years. 5 साल से कम तक इसका एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए. At least 5 years it must exist in the industrial environment. And last is its accumulated losses must not be less than its entire net worth. तो अगर इसकी लॉसेस जो है वो नेटवर्थ के इक्वल है या फिर उससे ज़्यादा है तभी हम उसको सिख इंडस्ट्रियल कंपनी की कैटेगरी में रखते हैं. नाउ नेक्स्ट इज दिस एक्ट सिका प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशन फॉर BIFR. दिस BIFR इज बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन. तो जो भी कंपनी डिटेक्ट की जाती है एज अ सिख कंपनी उसको इस बोर्ड को रेफ़र कर दिया जाता है और फिर ये बोर्ड डिसाइड करता है कि इस कंपनी के लिए क्या करना चाहिए, वेदर टू गो फॉर फर्दर रिहैबिलिटेशन. मीन्स ये जो BIFR और ये जो बोर्ड है ये इंक्वायरी करता है एंड देन इट विल टेक द डिसीजन कि कंपनी को सिकनेस से बाहर निकालने के लिए क्या करना चाहिए. और ये जो बोर्ड है ये एक ऑपरेटिंग एजेंसी अपॉइंट करता है जो कि रिवाइवल स्कीम प्रिपेयर करता है फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ कंपनी एंड द स्कीम विल बी सैंक्शनड बाय द बोर्ड आफ्टर इनवाइटिंग द ऑब्जेक्शंस. सो इट इज़ द BIFR ओनली हु विल टेक केयर दिस सिख कंपनी. नेक्स्ट इज MRTP Act 1969. MRTP is Monopolies and Restrictive Trade Practices Act 1969. अब देखिए ये जो एक्ट है, this act enact to provide that the operation of economic system does not result in the concentration of economic power. मीन्स ये जो एक्ट था ये मोनोपोलीज को कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट पास किया गया. Plus for the prohibition of monopolistic and restrictive trade practices and for the matters connected thereto.
तो जो ये एक्ट था ये बेसिकली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए पास किया गया. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट वाज टू प्रिवेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. दैट मीन्स कि कुछ ही पीपल और कुछ ही इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में ही इकोनॉमिक पावर ना आ जाए, इसके लिए इसमें मेन ऑब्जेक्टिव था इसका कि उस चीज़ को रोकना. सेकेंड थिंग इज प्रोहिबिट मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस और प्रोहिबिट रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस. राइट, तो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करना, उसको बंद करना, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना. दीज आर द 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MRTP एक्ट. Now see restrictive trade practices. Restrictive trade practices का मतलब क्या है? Restrictive trade practices means a trade practice which has or which may have the effect of preventing, restricting competition in any manner. किसी भी इंडस्ट्री को या किसी भी कॉम्पिटिटर को रोकना उस ट्रेडिंग करने से, दैट इज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस. There are various types of restrictive trade practices which includes first is refusal to deal. That means ऐसा कोई agreement जो कि restrict करता है person को to whom goods are sold or for whom goods are bought. That is what कि refusal to deal. That is considered as restrictive trade practices. Next is tie-up sales and full line forcing. That means any agreement requiring a purchaser of goods as a condition of such purchase to purchase some other goods. That means कि सेलर और बायर के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है और जिसमें कि परचेज, बायर जो है वो परचेज तभी करेगा जब उसको कुछ अदर गुड्स परचेज करनी होगी. दैट मीन्स लाइक फॉर एग्जाम्पल एक प्रेशर कुकर मैन्युफैक्चरर है प्रेशर कुकर्स का, दैट रिक्वायर्ड द परचेजर ऑफ प्रेशर कुकर्स एज अ कंडीशन ऑफ सच परचेज टू परचेज द कंटेनर्स अलॉन्ग विद द प्रेशर कुकर. तो वो रिस्ट्रिक्ट करता है परचेजिंग को कि प्रेशर कुकर के साथ परचेजर को कंटेनर्स भी परचेज करने पड़ेंगे. सो इट वॉज हेल्ड एज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस. थर्ड इज excessive or exclusive dealing. Excessive dealing is no, we cannot say excessive dealing, it is exclusive dealing. Exclusive dealing is any agreement restricting any manner the purchaser in course of his trade from acquiring or otherwise dealing in any goods other than those of seller or any other person. दैट मीन्स कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें एक BPL का जो एक ऑथोराइज डीलर है, ही में स्टॉक LG और सैमसंग प्रोडक्ट ऑल्सो बट नॉट परमिटिंग हिम टू सो डू शैल अमाउंट टू एज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस. तो अगर एक ऑथोराइज डीलर BPL प्रोडक्ट्स का है तो वो LG और सैमसंग के प्रोडक्ट्स भी स्टॉक कर सकता है, लेकिन अगर उसको इनका स्टॉक करने से रोका जा रहा है तो दैट इज़ व्हाट कि रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस. नेक्स्ट इज कलेक्टिव एग्रीमेंट. कलेक्टिव एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर. तो अगर बायर और सेलर दोनों ही सिंडिकेट कर लेते हैं विद अ व्यू टू कोर्स और देयर बाय सीक एन अनरीजनेबल बार्गेनिंग. अनरीजनेबल बार्गेनिंग के लिए दोनों ही सिंडिकेशन, दोनों के बीच में कलेक्टिव एग्रीमेंट हो जाता है तो उसको भी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की कैटेगरी में डाला जाता है. दैट मीन्स लाइक ज्वेलर यूनियन और ट्रांसपोर्टर्स यूनियंस, इट इज़ ए काइंड ऑफ दिस ट्रेड प्रैक्टिस. नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेटरी डीलिंग्स. मीन्स कि कुछ लोगों को डिस्काउंट दिया जा रहा है, कंसेशंस दिया जा रहा है, बेनिफिट्स दिया जा रहा है, तो दिस डिस्क्रिमिनेशन इन डीलिंग्स विल नॉट बी अलाउड. इट विल बी कंसिडर्ड एज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस. मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग ऑफ granting of concessions or benefits that includes discount, rebates. अगर हम डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पर
दे रहे हैं, तो इसको भी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की कैटेगरी में रखा जाता है. देन इज रीसेल प्राइस मेंटेनेंस. रीसेल प्राइस मेंटेनेंस इज when there is an agreement between producer and dealers stipulating the price at which dealer must resell the goods to his customer by suggesting, उसको मिनिमम प्राइस सजेस्ट कर रहा है या उसको रिकमेंड कर रहा है अ पर्टिकुलर प्राइस विदाउट स्पेसिफिकली परमिटिंग द डीलर टू सेल एट लोअर प्राइस. तो इस चीज़ को भी हम रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में डालते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे गोदरेज का केस था जिसमें कि बताया गया कि it was held that in price list issued by manufacturer it must be clearly stated the price stated in the list are the maximum price. जो उनके लिस्ट में प्राइस है वो मैक्सिमम प्राइस है, और उस केस में डीलर जो है वो दे आर फ्री टू चार्ज लोअर प्राइस. दैट मीन्स जो मैक्सिमम प्राइस जो फिक्स किया गया है उस जो लिस्ट में है उससे कम पे कितना भी वो बेच सकते हैं. अदरवाइज अगर वो उससे भी ज़्यादा पे बेचते हैं तो दैट मीन्स इट्स अ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस. देन टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शंस, दैट इज एनी एग्रीमेंट टू लिमिट, रिस्ट्रिक्ट और विदहोल्ड द आउटपुट और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स टू एनी एरिया ऑफ द मार्केट फॉर डिस्पोजल ऑफ गुड्स. तो वो भी अब हम कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं पर्टिकुलर एरिया में आपको गुड्स नहीं सेल करनी है, तो वो टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शंस में आता है. Then controlling manufacturing process, that means any agreement not to employ or restrict the employment of any method, machinery, process in the manufacturing of goods. Goods को मैन्युफैक्चर करने के लिए अगर हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को के ऊपर रोक लगाते हैं, that is also restrictive trade practice. Next is predatory pricing. Predatory pricing is any agreement to sell goods at such price as would have the effect of eliminating competition. कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए ऐसा कोई प्राइस चूज़ कर लिया जाता है फॉर सेलिंग गुड्स, दैट इज़ प्रीडेटरी प्राइसिंग. तो ये सारे इस टाइप के जो एक्टिविटी है ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की एक्टिविटी है. सो ऑल केसेस ऑफ कलेक्टिव प्राइस फिक्सिंग, प्राइस एग्रीमेंट्स जो कि कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट करती है या मार्केट कॉम्पिटिशन को रिड्यूस करती है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज दिस रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस. देन इज रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ सप्लायर्स. कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि होलसेलर्स, प्रोड्यूसर्स या सप्लायर्स को गुड्स परचेज करने को रिस्ट्रिक्ट करता है, तो वो भी इसी क्लॉज के अंडर आता है. एंड लास्ट इज एब्सटिनेंस फ्रॉम बिड्स इन ऑक्शन. That is any agreement as to the bids which any of the party thereto may offer at an auction for sale of goods, or any agreement whereby any party agree to abstain from bidding. तो bidding करने से अगर रोका जा रहा है किसी भी पार्टी को जो कि ऑक्शनिंग हो रही है गुड्स की, उस केस में तो वो भी गलत है, वो भी RTP कंसिडर किया जाता है. एंड इस एग्रीमेंट इन एग्रीमेंट्स को नॉकआउट एग्रीमेंट्स कहा जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस. दिस इज द एंड ऑफ द सेशन. एट द एंड देयर इज वन एक्सरसाइज. इट कंटेन्स 2 questions. One is explain industrial policy 1991 and explain SICA 1985. Thank you.